हेलो नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम जीएस पेपर 4 जो एथिक्स का है उससे संबंधित एक प्रश्न है, उसको हम देखेंगे। प्रश्न है, संवेगात्मक बुद्धि के मुख्य घटक क्या हैं? क्या उन्हें सीखा जा सकता है? विवेचना कीजिए। व्हाट आर द मेन कंपोनेंट्स ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस? कैन दे बी लर्नड? डिस्कस। तो संवेगात्मक बुद्धि को इंग्लिश में कहा जाता है इमोशनल इंटेलिजेंस, ईआई, इमोशनल इंटेलिजेंस। डेनियल गोलमैन नाम के एक अमेरिकन मनोवैज्ञानिक हैं, उन्होंने इसके बारे में व्याख्या की है अच्छे से। तो अमेरिकन तो क्वेश्चन क्या है, फिर से देख लें। संवेगात्मक बुद्धि के मुख्य घटक क्या हैं? क्या उन्हें सीखा जा सकता है? ये बताना है। तो परिचय से स्टार्ट करते हैं। अमेरिकन मनोवैज्ञानिक डेनियल गोलमैन ने अपनी पुस्तक इमोशनल इंटेलिजेंस वाई इट कैन मैटर मोर देन IQ, ये पुस्तक का नाम ध्यान रहे तो बढ़िया है। इमोशनल इंटेलिजेंस वाई इट कैन मैटर मोर देन IQ, है ना। इमोशनल इंटेलिजेंस वाई इट कैन मैटर मोर देन IQ में संवेगात्मक बुद्धि के बारे में यानी इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में विस्तार से बताया है। संवेगात्मक बुद्धि से तात्पर्य स्वयं की भावनाओं को पहचानने तथा दूसरों की भावनाओं को समझने, फिर इस ज्ञान का उपयोग कर कौशल व समझदार तरीके से निर्णयन व कार्य करने से है। मतलब संवेगात्मक बुद्धि एक प्रकार की क्षमता होती है जिसमें हम अपनी भावनाओं को हम पहचान सकें और अपनी मतलब मेरे अंदर में क्या द्वंद्व हैं, क्या इच्छाएं हैं, क्या अच्छी बातें हैं, क्या बुरी बातें हैं, गुस्सा है, क्रोध है, जितने प्रकार की भावनाएं होती हैं, तो स्वयं की भावनाओं को हम पहचान पाएं। इसके साथ में दूसरों की भावनाओं को भी हम समझ पाएं और साथ में ही उसको मैनेज भी कर सकें। अपने अंदर में जो भावनाओं का गुबार है या दूसरों के अंदर में जो भावनाओं की लहर है, हम उसको कंट्रोल भी कर सकें। ऐसी अगर बुद्धिमत्ता है तो उसे कहा जाता है भावनात्मक बुद्धिमत्ता, इमोशनल इंटेलिजेंस। संवेगात्मक बुद्धि के मुख्य घटक क्या है? तो यहाँ पे लिखा हुआ है, इसके 5 मुख्य घटक हैं। संवेगात्मक बुद्धि के मुख्य घटक 5 हैं। एक है समानुभूति, स्वजागरूकता, स्वप्रबंधन, स्वप्रेरणा, सामाजिक जागरूकता, है ना। फिर से हम देखें, संवेगात्मक बुद्धि के 5 घटक हैं। एक समानुभूति, मतलब कि अगर आप किसी दूसरे के मनोभाव को समझने की क्षमता हासिल करना चाहते हैं, मतलब इमोटिवली इंटेलिजेंस बनना चाहते हैं, तो आपके अंदर में एम्पैथी का गुण होना चाहिए या सिंपैथी का गुण होना चाहिए। मतलब दूसरों की भावनाओं को समझने की क्षमता आपके अंदर में होनी चाहिए, उसको फील कर सकें, ऐसी क्षमता होनी चाहिए। तो समानुभूति की क्षमता होनी चाहिए। दूसरा स्वजागरूकता, यानी सेल्फ अवेयरनेस, अपने बारे में मेरे अंदर में क्या अच्छी बुरी सकारात्मक नकारात्मक क्या सद्गुण हैं क्या दुर्गुण हैं, उसको हम समझ सकें कि मेरे अंदर में क्या कमियां हैं क्या अच्छाइयां हैं। स्वजागरूकता हम हासिल कर सकें। तो ये संवेगात्मक बुद्धि का एक घटक है, समानुभूति, स्वजागरूकता। स्वप्रबंधन, यानी अपने आप को हम मैनेज कर सकें। ऐसा ना हो कि हम इमोटिवली चार्ज्ड होकर के कुछ बड़े डिसीजन कर लें या कुछ हम गलत स्टेप उठा लें, तो ऐसा ना करें। स्वप्रबंधन होना चाहिए, मतलब कोई भी स्टेप लें तो बाकायदे सोच समझ कर लें, तार्किक तरीके से लें, भावनाओं के बहाव में बह ना जाएं। स्वप्रेरणा, यानी कि सेल्फ मोटिवेशन होना चाहिए, बाहर से कोई मोटिवेट ना करे, हम सेल्फ मोटिवेटेड रहें। तो ये भी एक बहुत बड़ा इसका घटक होता है, कंपोनेंट होता है। एक है सामाजिक जागरूकता, यानी कि सोशल अवेयरनेस होनी चाहिए। तो 5 घटक ये हैं, फिर से हम देख लें। समानुभूति, भावनात्मक बुद्धिमत्ता के 5 घटक हैं। समानुभूति, स्वजागरूकता, स्वप्रबंधन, स्वप्रेरणा, सामाजिक जागरूकता। स्वजागरूकता क्या होता है? अपने संवेगों की सही जानकारी रखना संवेगात्मक बुद्धि का आधार है। जब तक अपनी भावनाओं, अनुभूतियों, क्षमताओं एवं कमजोरियों को सही ढंग से नहीं समझेंगे, तब तक इन पर नियंत्रण नहीं रख सकेंगे। आत्मनियमन, इसके तहत भावनाओं की प्रकृति, तीव्रता तथा अभिव्यक्ति को प्रबंधित
करना है आत्मनियमन में। फिर स्वप्रेरणा यानी कि सेल्फ मोटिवेशन, आशावादी तरीके से स्वयं को प्रेरित करना। यदि व्यक्ति के जीवन में अत्यधिक चुनौतियां, बाधाएं, संघर्ष आदि हैं, तो उसके अंदर ऐसी क्षमता होनी चाहिए कि वह स्वयं को प्रेरित कर सके। समानुभूति, दूसरों की अनुभूतियों को सही ढंग से पहचानने की क्षमता। सामाजिक जागरूकता, सामाजिक जागरूकता से तात्पर्य अंतर्वैयक्तिक दक्षता से है। इसका आशय है दूसरों के संवेगों का संचालन करना। संवेगात्मक बुद्धि के घटकों को सीखने की प्रक्रिया के पक्ष में तर्क क्या है? संवेगात्मक बुद्धि के घटकों को सीखा जा सकता है। ये जन्मजात नहीं होते हैं। इन्हें शिक्षा, बुद्धि कौशल तथा योग एवं ध्यान से विकसित किया जा सकता है। उदाहरण, महात्मा गांधी बचपन से ही संवेगात्मक बुद्धि नहीं रखते थे, अपितु उन्होंने समय व अनुभव से इन गुणों को विकसित किया। मदर टेरेसा की भावनात्मक समझ में मुख्य रूप से करुणा व समानुभूति जैसे गुण प्रमुख थे, जो उनके द्वारा आध्यात्मिक व नैतिक शिक्षा से अर्जित किए गए थे। प्रशासनिक नेतृत्व के दृष्टिकोण से भावनात्मक समझ प्रशिक्षण के द्वारा सिखाई जा सकती है, जिसमें एक प्रशासक द्वारा स्वयं की भावनाओं का प्रबंधन करते हुए विकट परिस्थिति में साहस एवं नेतृत्व का गुण अहम है। उदाहरण, अजित डोभाल, सत्येंद्र नाथ दुबे। विपक्ष में तर्क कि संवेगात्मक बुद्धि को इमोशनल इंटेलिजेंस को सीखा नहीं जा सकता है, तो इसके लिए क्या तर्क है? कुछ विद्वान संवेगात्मक बुद्धि को जन्मजात प्रतिभा मानते हैं। अलग अलग व्यक्तियों की सोच और परिवार, समाज व संस्कृति में संवेगात्मक समझ का स्तर अलग अलग पाया जाता है। निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि संवेगात्मक बुद्धि एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, जिसके द्वारा व्यक्ति में कौशल, नेतृत्व व प्रबंधन जैसे गुणों का विकास कर राष्ट्र हित में उपयोग किया जा सकता है। तो ये रहा इस क्वेश्चन का डिस्कशन। एक और हम देख लें, बुद्ध की कौन सी शिक्षाएं आज सर्वाधिक प्रासंगिक हैं और क्यों? विवेचना कीजिए। व्हाट टीचिंग्स ऑफ बुद्धा आर मोस्ट रेलिवेंट टुडे एंड व्हाई? डिस्कस। बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध भारतीय विरासत के एक महान विभूति हैं। उन्होंने अपने विचारों के माध्यम से संपूर्ण मानव सभ्यता को एक नई राह दिखाई। उनकी मृत्यु के पश्चात उनके शिष्यों ने राजगृह में एक परिषद का आह्वान किया, जहां उनकी मुख्य शिक्षाओं को त्रिपिटकों यथा विनय पिटक, सुत्त पिटक तथा अभिधम्म पिटक रूप में संहिताबद्ध किया गया। उनके विचार उनकी मृत्यु के लगभग 2500 वर्षों के पश्चात आज भी हमारे समाज के लिए प्रासंगिक बने हुए हैं। वर्तमान समय में महात्मा बुद्ध के विचारों की प्रासंगिकता। बुद्ध का विश्व प्रचलित मध्यम मार्ग सिद्धांत वर्तमान संदर्भ में प्रासंगिक है। वर्तमान में सांप्रदायिकता, आतंकवाद, नस्लवाद तथा जातिवाद इत्यादि समस्याओं ने विश्व को खोखला बना रखा है। ऐसे में बुद्ध के मध्यम मार्ग सिद्धांत, जो रूढ़िवादिता को नकारते हुए तार्किकता पर बल देता है, को स्वीकार करते ही हमारा नैतिक दृष्टिकोण बेहतर हो जाता है। यह विचार हमें विभिन्न दृष्टिकोणों के मेल मिलाप तथा आम सहमति प्राप्त करने की ओर ले जाता है। महात्मा बुद्ध का यह विचार के दुखों का मूल कारण इच्छाएं हैं। आज के उपभोक्तावादी समाज के लिए, यानी कि कंज्यूमरिस्टिक या कंज्यूमरिज्म सोसाइटी के लिए प्रासंगिक प्रतीत होता है। दरअसल प्रत्येक इच्छा की संतुष्टि के लिए प्राकृतिक या सामाजिक संसाधनों की आवश्यकता पड़ती है। ऐसे में अगर सभी व्यक्तियों के भीतर इच्छाओं की प्रबलता बढ़ जाए तो प्राकृतिक संसाधन नष्ट होने लगेंगे, साथ ही सामाजिक संबंधों में तनाव उत्पन्न हो जाएगा। ऐसे में अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करना समाज और नैतिकता के लिए अनिवार्य हो जाता है। तो दो बातें हम सीखे कि बुद्ध की कौन सी बातें प्रासंगिक है आज भी। एक तो मध्यम मार्ग का सिद्धांत प्रासंगिक है, और दूसरा जो उपभोक्तावादी संस्कृति है उसको हमें छोड़ना होगा, है ना, क्योंकि दुख का मूल कारण क्या है? इच्छाएं हैं। तो हम उपभोक्तावादी संस्कृति को त्यागें, कंज्यूमरिस्टिक जो हमारा अप्रोच होता है उसको हम गिव अप करें। तो दो बातें हम सीख सकते हैं। तीसरा, बुद्ध का कर्मवादी सिद्धांत भी
वर्तमान विश्व में काफ़ी महत्व रखता है। दरअसल आज जिस तरह व्यक्ति भाग्यवाद तथा तरह तरह के आडंबरों एवं कर्मकांड में जकड़ता जा रहा है, ऐसे में कर्मवादी सिद्धांत उन्हें मानव कल्याण से जोड़कर समाज को तार्किक बनाने में कारगर साबित हो सकता है। तो एक कर्मवादी सिद्धांत हम ज़्यादा मतलब धर्म, भाग्य, ये कर्मकांड, ये सारे चीज़ों से बचें और कर्म पर ध्यान दें, नेक रास्ते पर चलें, किसी को दुख न दें और किसी का नुकसान न करें। तो 3 बात हो गई। फिर चौथा है बुद्ध का अष्टांगिक मार्ग का सिद्धांत आज के भौतिकवादी समाज यानी कि जो मतलब मटेरियलिस्टिक जो वर्ल्ड है में ज़्यादा प्रासंगिक है। तो अष्टांगिक मार्ग क्या है ना, उदाहरण के लिए उनका सम्यक जीविका का विचार इस बात पर बल देता है कि समाज में सभी को जीविका मिले, जिससे आज के समाज की बड़ी समस्या बेरोजगारी का समाधान हो सकता है। महात्मा बुद्ध का अहिंसा का विचार, जो सभी प्राणी मात्र के लिए एक है, भी वर्तमान में अत्यधिक प्रासंगिक है। आज विश्व में जहां एक तरफ पशुओं के विरुद्ध हिंसा के नए नए तरीके खोजे जा रहे हैं, वहीं पशुओं के साथ अच्छा आचरण करने को लेकर पेटा जैसी संस्थाएं विश्वव्यापी आंदोलन चला रही हैं। आज घृणा जैसी नकारात्मक विचारधाराओं के समर्थकों को विचारहीन मृत्यु और विनाश से बचने के लिए रचनात्मक रूप से संलग्न होने की आवश्यकता है। ऐसे में बुद्ध का सिद्धांत शांति से बढ़कर कोई आनंद नहीं है, ज़्यादा प्रासंगिक हो जाता है। वर्तमान संदर्भ में बुद्ध का मानव के कल्याण के लिए अंतः शुद्धि का सिद्धांत भी काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। यह सिद्धांत व्यक्ति को अंदर से नैतिक होने पर बल देता है। आज जिस तरह व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं से अधिक संपदा एकत्र करने के लिए संघर्षशील है, यह प्रवृत्ति कहीं न कहीं एक बड़े वर्ग को प्रभावित कर रही है। बुद्ध का सबसे महत्वपूर्ण विचार अप्पदीपो भवः अर्थात अपना दीपक स्वयं बनो। इस विचार का मूल यह है कि व्यक्ति को अपने जीवन में किसी भी नैतिक अनैतिक प्रश्न का फैसला स्वयं करना चाहिए। वर्तमान समय में बुद्ध के इस विचार का महत्व बढ़ जाता है जब व्यक्ति अपने जीवन के महत्वपूर्ण फैसले भी स्वयं न लेकर दूसरे की सलाह पर लेता है, अतः वह वस्तु बन जाता है। यानी कि अपना निर्णय हम स्वयं करें, है ना, दूसरे के ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंट ना हो। बुद्ध का सिद्धांत व्यक्ति को व्यक्ति बनने पर बल देता है। हालांकि ऐसा भी नहीं है कि बुद्ध की सभी शिक्षाएं वर्तमान में प्रासंगिक हैं। बुद्ध का यह विश्वास कि संपूर्ण जीवन दुखमय है और जगत को समझने के लिए हर अनुभव को दुखद अनुभव के रूप में देखने की ज़रूरत है, वर्तमान में तार्किक प्रतीत नहीं होता है। इस सिद्धांत को स्वीकार करने पर कोई भी व्यक्ति निराशावादी प्रवृत्ति का हो सकता है। तो ये इसका नकारात्मक पक्ष भी है कि हर चीज़ में दुख हम ढूंढें तो फिर आशावादी नज़रिया हट जाएगा। उपर्युक्त विश्लेषण के आधार पर कहा जा सकता है कि बुद्ध की शिक्षाओं की उपयोगिता आज के परिप्रेक्ष्य में बढ़ गई है। उनकी शिक्षा नैतिकता, करुणा और संवेदनशीलता को बढ़ाने में सहायक है, जिसके माध्यम से शांति और सतत विकास पर आधारित एक संघर्ष मुक्त विश्व व्यवस्था को सुनिश्चित किया जा सकता है। तो ये रहा इन दोनों प्रश्नों का डिस्कशन। पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।